पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने अपने राज्य की सीमा पर स्थित राजपूत राजाओं से मित्रता एवं सहयोग स्थापित करने के लिए एक अलग नीति तैयार की। इस कड़ी में हम अकबर की राजपूत नीति के क्रियात्मक स्वरूप की चर्चा करेंगे। अकबर ने इस नीति के तहत राजपूत युवकों को अपनी सेनाओं में भर्ती करना आरंभ किया और राजपूत राजाओं को मुगल सेना में उच्च पद प्रदान किए। इससे अकबर को अपने साम्राज्य का विस्तार करने में बड़ी सहायता मिली। उसने राजपूतों को न केवल शत्रु मुस्लिम राज्यों के विरुद्ध अपितु शत्रु राजपूत राज्यों के विरुद्ध भी प्रयोग किया। अकबर ने मुगल सल्तनत के शासकीय विभाग में भी राजपूतों को उच्च पद प्रदान किए। उसने राजपूत राजाओं को बड़े बड़े प्रांतों का शासक बनाया और केंद्रीय सरकार में उच्च पद प्रदान किए। इस प्रकार उसने राजपूतों की शासकीय प्रतिभा का लाभ उठाकर अपने साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ बनाया। अकबर ने राजपूत राजाओं एवं राजकुमारों को अपने दरबार में भी उच्च पद दिए और राजपूत मनसबदारों का एक प्रबल दल खड़ा कर लिया। स्वामी भक्त मनसबदारों का यह दल विद्रोही अमीरों के विरुद्ध बादशाह की ढाल बनकर खड़ा हो गया। जब भी कोई तुर्की, चगताई, अफगान अथवा मंगोल अमीर बादशाह के विरुद्ध विद्रोह करता था, अकबर राजपूत मनसबदारों को उसके विरुद्ध लगा देता था। राजपूताना के राजाओं तथा राजकुमारों ने मुगल सेना में भर्ती होकर शासकीय पदों पर काम करके तथा मुगल दरबार में मनसबदारी स्वीकार करके मुगल सल्तनत की जितनी सेवा की, वैसा उदाहरण विश्व के इतिहास में अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। इस मुगल भक्ति के कारण जनता की दृष्टि में इन राजाओं एवं राजकुमारों की प्रतिष्ठा तथा गौरव पहले जैसा नहीं रहा। प्रजा अब उन्हें राष्ट्र का रक्षक न मानकर मुगलों का चाकर मानने लगी। मुगल दरबार में हिंदू राजाओं को चाहे जो सम्मान मिला हो, परंतु देशवासियों की दृष्टि में उन्हीं नायकों को सम्मान मिला जो महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़, फत्ता सिसोदिया, महाराजा कर्ण सिंह एवं चंद्रसेन राठौड़ की तरह मुगलों के विरुद्ध खम ठोक कर खड़े रहे। मुगलों के भारत में आने से पहले भारतीय राजाओं ने मुसलमान शासकों की अधीनता अथवा मित्रता स्वीकार नहीं की थी। वे लगातार लड़ते रहे और अपनी खोई हुई राज्य सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। अकबर ने सुलह कुल की नीति के तहत उन्हें मित्रता के बहाने से अधीन बनाया। वही हिंदू राजा अपनी रियासत पर शासन कर सकता था जो बादशाह की नौकरी स्वीकार करे। यदि कोई राजा अथवा राजकुमार ऐसा नहीं करता था तो उसके राज्य उसके भाई अथवा पुत्र को दे दिया जाता था। इस प्रकार ये राजा अपनी रियासत के वास्तविक स्वामी नहीं रहकर मुगलों के प्रतिनिधि बन गए। अकबर ने मुगल शासकों से हिंदू राजकुलों की कन्याओं के विवाह करवाकर हिंदू राजाओं की कुलीय उच्चता एवं मर्यादा को अपने प्रति निष्ठावान बना लिया। जब हिंदू परिवार किसी कुल में अपनी लड़की ब्याह देते हैं तो उसके विरुद्ध हथियार नहीं उठाते। इस प्रकार अकबर का राज्य हिंदू राजाओं की तरफ से आश्वस्त हो गया। अकबर ने हिंदू राजकन्याओं के विवाह तो मुगल शहजादों के साथ करवाए, परंतु किसी मुगल शहजादी का हाथ किसी हिंदू राजा के हाथ में नहीं दिया। यहां तक कि अकबर ने मुगल शहजादियों के विवाह की परंपरा ही समाप्त कर दी, ताकि भारत में कोई भी राजवंश मुगलों की बराबरी अथवा उच्चता का दावा न कर सके। जब कोई मुगल शहजादा बादशाह के विरुद्ध विद्रोह करता था तो उसे पकड़कर लाने वाले हिंदू सेनापति अथवा मनसबदार को यह अधिकार नहीं होता था कि वह विद्रोही मुगल शहजादे को अपमानित करे, उसका अंग भंग करे, उसे मृत्युदंड दे अथवा उसे किसी भी तरह नीचा दिखाए। हिंदू राजाओं एवं सेनापतियों को युद्ध क्षेत्र में
अथवा अन्य अवसरों पर अपने राज्य से बाहर लाल रंग के तंबू लगाकर रहने की अनुमति नहीं थी। ऐसा करने पर उन्हें दंडित किया जाता था। अकबर ने हिंदू राजाओं की स्वतंत्र सामरिक शक्ति को यथासंभव निर्बल बनाने का प्रयत्न किया। जिन हिंदू राजाओं अथवा राजकुमारों ने अकबर का विरोध किया उन्हें नष्ट कर दिया गया। जिन राजाओं एवं राजकुमारों ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया उन्हें भी यथासंभव निर्बल बनाकर रियासत दी गई। हिंदुओं के प्रबल तथा महत्वपूर्ण दुर्ग उनसे छीन लिए गए और उन्हें किसी अन्य स्थान पर जागीरें दी गईं। बड़ी रियासतों में से छोटी छोटी रियासतें बनाकर उसी वंश के राजकुमारों में बांट दी गईं। मित्र हिंदू राजा अकबर की अनुमति के बिना अपने दुर्ग में जीर्णोद्धार अथवा नवीन निर्माण नहीं करवा सकते थे। अकबर राजाओं एवं राजकुमारों को गुजरात, मालवा, खानदेश, दक्षिण भारत अथवा काबुल आदि देशों में नियुक्त करके लंबे समय के लिए उन्हें उनकी रियासत से दूर भेज देता था, जिससे रियासत में उसका प्रभाव तथा महत्व कम हो जाए और प्रजा से उसका सीधा संपर्क कट जाए। राजा के रियासत से दूर होने के कारण सरकारी कारिंदे अपनी मनमानी करने लगे। जनता की शिकायतों को सुनने के लिए राजा अथवा राजकुमार उपलब्ध नहीं होता था, अपितु उनके लिए भी कोई कर्मचारी ही उपलब्ध था जो मनमानी करता था। इस प्रकार अकबर ने हिंदू शासकों की शक्ति के मूल स्रोत पर चोट की। उसने राजाओं एवं उनके सामंतों के बीच अलगाव उत्पन्न करने के लिए राजाओं की तरह सामंतों को भी सीधे अपने अधीन करके उन्हें मनसब प्रदान किए। इससे बड़े बड़े राजाओं की प्रतिष्ठा तथा उनका प्रभाव कम हो गया। अनेक शक्तिशाली सामंत अब राजा के सेवक न रहकर उनके प्रतिद्वंद्वी बन गए। इस प्रकार अकबर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ की भांति राजाओं की शक्ति को जड़ से काट दिया। अकबर ने प्रयास किया कि राजा लोग बिना बादशाह की अनुमति के एक दूसरे से नहीं मिलें, ताकि हिंदू राजा एवं राजकुमार अपना कोई संगठन खड़ा नहीं कर सकें। अकबर की इस नीति के भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेश पर गहरे प्रभाव हुए। हिंदू सैनिक युद्ध क्षेत्र में तब तक लड़ते रहते थे जब तक कि या तो विजय प्राप्त हो जाए या प्राण चले जाएं। वे अंतिम समय तक शत्रु सेना का संहार करते थे। ऐसे समर्पित योद्धाओं के मुगल सेना में भर्ती हो जाने तथा उच्च पदों पर पहुंच जाने से मुगल सल्तनत की सैनिक शक्ति में बड़ी वृद्धि हुई। हिंदू राजा बादशाह के प्रतिस्वामी भक्त थे। उन्हें मुस्लिम अमीरों के कुचक्रों से कोई लेना देना नहीं था। इन स्वामी भक्त लोगों की मुगल दरबार में उपस्थिति हो जाने से बादशाह की स्थिति बहुत मजबूत हो गई तथा मुगल साम्राज्य को दृढ़ता और स्थायित्व प्राप्त हो गया। प्रांतीय एवं स्थानीय शासन में हिंदू शासकों की सहायता उपलब्ध हो जाने से अकबर को अपने साम्राज्य में आंतरिक विद्रोहों का दमन करने तथा दूरस्थ प्रांतों में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने में सफलता मिल गई। अकबर का सैनिक बल बढ़ जाने से मुगल साम्राज्य के विस्तार का कार्य सरल हो गया। इससे संपूर्ण उत्तर भारत और दक्षिण भारत का बहुत बड़ा भाग मुगल सल्तनत के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष नियंत्रण में हो गया। हिंदुओं तथा मुगलों की संयुक्त सेनाओं ने मुगल शक्ति को अगले 150 साल के लिए भारत में अजेय बना दिया। अगली कड़ी में देखिए, अजमेर यात्रा ने अकबर के लिए राजपूताना के द्वार खोल दिए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।